हेलो, मैं जोआन फिलिप हूँ और मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। मैं छोटे बच्चों के साथ काम करती हूँ और आज मैं आपके साथ उन अभ्यासों के बारे में साझा करने जा रही हूँ जो मस्तिष्क की शक्ति बनाने में मदद करते हैं। यही बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने कही थी। उन्होंने कहा था, मौज मस्ती करना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है और यही वह चीज़ है जो हमें बच्चों के साथ काम करते समय करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वे सीखें, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि वे मौज मस्ती करें। तो पहली चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वह है खेल खेलना। और खेलों के लिए हमें खेल खेलने की क्या जरूरत है? यह समय की बर्बादी नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें निर्देशों का पालन करने में मदद मिलती है, साथ ही मजा भी आता है। ये प्रतिस्पर्धा की सही भावना का निर्माण करने में मदद करता है और उन्हें एक टीम की भावना भी देता है। इसलिए वे अपनी टीम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वे सिर्फ व्यक्तिगत रूप से काम नहीं कर रहे हैं और यह कुछ ऐसा है जो उन्हें विकसित करने में मदद करता है। यह शारीरिक विकास और मानसिक विकास के अलावा एक भावनात्मक विकास भी है। वे सीखते हैं कि कैसे खुश रहना है, भले ही वे कोई खेल हार गए हों। वे सीखते हैं कि खेल जीतने वाली टीम के साथ कैसे खुश रहना है। अब जब आप खेल कर रहे हैं तो आप कक्षा में केवल सरल खेल रख सकते हैं या आप ऐसे खेल रख सकते हैं जो विशेष रूप से उस विषय के लिए योजनाबद्ध हों जिसे आप सीख रहे हैं। हम टीम गेम खेल सकते हैं। हम बस, आप जानते हैं, कक्षा में मौजूद खिलौनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं, आप जानते हैं, पहले 5 मिनट के लिए शायद वे खिलौनों के साथ खेलें जब तक वे खुद को एक साथ न पालें। और हम आउटडोर गेम की भी योजना बना सकते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार है अगर आपके पास ऐसा करने के लिए जगह है। ये तो यहाँ कुछ खेलों की तस्वीरें हैं। ज़रूरी नहीं कि वे महंगी चीज़ें हों। आप बस अखबार की गेंदों के साथ खेल सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया है। या आपके पास एक कहानी की तस्वीर है और वे उस पर अलग अलग वस्तुओं जोड़ तोड़ के साथ खेल रहे हैं। तो खेल सरल हो सकते हैं या वे जटिल हो सकते हैं। अगला विषय जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वह है कला और शिल्प, जो वास्तव में बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। जब वे पेंटिंग या ड्राइंग करते हैं तो यह उनके बारीकी मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करता है। यह उनकी रचनात्मकता को बढ़ाता है। मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, बायां भाग और दायां भाग। एक शैक्षिक पक्ष है और शैक्षिक पक्ष के साथ संगीत पक्ष भी है, और दूसरा पक्ष रचनात्मकता विकसित करता है। तो शुरुआत में ही अगर हम अपने पाठ के एक भाग के रूप में कला और शिल्प रखते हैं तो यह उनके मस्तिष्क के उस हिस्से को बढ़ाने में मदद करता है। यह सीखने को मजबूत करता है। इसलिए वे रंग भर रहे हैं या वे पेंटिंग कर रहे हैं या वे कोई शिल्प कर रहे हैं जो पाठ पर आधारित है, और वे इसे याद रखने जा रहे हैं। वे याद रखेंगे कि उन्होंने क्या किया। अगर उन्होंने कुछ ऐसा बनाया, आप जानते हैं, योना और भेल की एक तस्वीर, और आपके पास एक पूरी भेल है जो उन्होंने बनाई है, तो वे उस कहानी को बहुत अधिक याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने इसके बारे में एक शिल्प बनाया है। और गंदगी उत्पन्न करने वाली गतिविधियां, कला और शिल्प ऐसा होने की अनुमति देता है। और बच्चे वास्तव में गंदगी उत्पन्न करने वाली गतिविधियां पसंद करते हैं। इसलिए अखबार, उस पर रंग के छींटे, आप जानते हैं, गोंद और शिल्प के साथ जाने वाली सभी चीजों से डरो मत। ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो बच्चों को पसंद है। अगली बात जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वह है संगीत। संगीत बच्चों को सीखने में मदद करता है। आप किसी भी चीज़ को गाने में बदल सकते हैं। बाइबल की किताबें, अलग अलग कहानियाँ, बाइबल की कहानियों को गाने में बदल सकते हैं और बच्चे इसे सीखना याद रख सकते हैं। यह सुनकर सीखने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। जो बच्चे सुनकर सीखते हैं, ये कुछ ऐसा है जो उनकी मदद कर रहा है। फिर से, यह मज़ेदार है, ये आरामदेह है, और वे सीख रहे हैं, लय भी सीख रहे हैं। वे तुकबंदियां सीख सकते हैं जो फिर से उन्हें याद रखने में मदद करेगी कि वे क्या सीख रहे हैं। तो संगीत के साथ साथ आप नृत्य भी कर सकते हैं। अगला प्रयोग जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वह है प्रयोग। और प्रयोगों में फिर से यह वास्तविक जीवन है और आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वे सीखेंगे। यह उन्हें वास्तविक जीवन के अनुभव को याद रखने में मदद करता है। आपने एक प्रयोग किया है, लेकिन आप उन्हें यह याद रखने में भी मदद कर रहे हैं कि यह वास्तविक जीवन से कैसे संबंधित है। वे कारण और प्रभाव सीख रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप दो रंगों को मिलाते हैं, आप काले और सफ़ेद को मिलाते हैं, यह ग्रे हो जाता है। तो वे इसे सीख रहे हैं। यदि आप पानी में चीनी मिलाते हैं तो ये घुल जाती है और ये एक चीनी पेय बन जाता है। इसलिए जब हम सुसमाचार के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास कभी कभी नीला पानी होता है और फिर आप इसके अंदर एक रसायन डालते हैं और यह बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है।
और हम इस बारे में बात करते हैं कि हमारा जीवन कैसे पाप से भरा हुआ है, लेकिन जब यीशु आते हैं और हमें क्षमा करते हैं, तो हमारा जीवन सफ़ेद हो सकता है, उस काँच की तरह जिसे वे देखते हैं। सो प्रयोग फिर से कुछ ऐसा है जिसे वे याद रखेंगे और वे आपके साथ खुद को करने का आनंद लेंगे। कहानी बच्चों को याद रखने में मदद करने का एक और बढ़िया तरीका है। अब जब आप किसी विषय का परिचय दे रहे हों, तो बस मान लीजिए कि आप डेविड और गोलियत की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, आप सीधे कहानी में नहीं आ जाते। आपके पास एक कहानी हो सकती है, आपका अपना जीवन अनुभव या कोई वास्तविक स्थिति की कहानी जो घटित हुई हो, या शायद बाइबल से बाहर की कोई मज़ेदार कहानी हो जिसे वे समझ सकें। ऐसे कई विषय हैं जो बच्चों को पसंद आते हैं। एवेंजर्स जैसी कई चीज़ें हैं और ये सभी अलग-अलग चीज़ें हैं, और आप उन कहानियों में से किसी एक का उपयोग विषय का परिचय देने के लिए कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। इसे एक दिलचस्प कहानी बनाएं, कुछ ऐसा जो उन्हें प्रेरित करे। और जब आप अपनी निजी कहानी बता रहे होते हैं, तो यह आपके और उनके बीच संबंध बनाने में मदद करता है। उन्हें आपके बारे में सीखना अच्छा लगता है। उन्हें आपकी गलतियों या आपके डर या जिस तरह से आपने उलझन में पड्डी बेचने पर परमेश्वर के साथ बातचीत करना सीखा, उसके बारे में सीखना अच्छा लगता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें याद रखने में मदद करेंगी। आप इस चरण में कुछ मिशनरी कहानी भी ला सकते हैं। फिर से इसे दिलचस्प बनाएं और ऐसा कुछ जो उन पर प्रभाव डाले। कहानी उन्हें पढ़ने की इच्छा में मदद करती है, क्योंकि अगर उन्होंने कोई कहानी सुनी है और आप कहते हैं, आप ये कहानी पढ़ सकते हैं, यह एक किताब भी है, ये कुछ ऐसा है जो उन्हें पढ़ने की इच्छा में मदद करेगा, जो बच्चों को सिखाना एक अच्छी बात है। अगली बात प्रकृति की है, और भजन संहिता में इस बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि कैसे परमेश्वर प्रकृति के माध्यम से हमसे बात करता है, क्योंकि उसने स्वयं प्रकृति का निर्माण किया है। और बच्चे प्रकृति से बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। वे इसे अपने चारों ओर देखते हैं, और पौधों के जीवन, जानवरों के जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है, और प्रकृति को महत्व देना भी है। उनके लिए यह याद रखना अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमें यह दुनिया दी है और हमें इसकी देखभाल करने के लिए कहा है। इसलिए पौधे की वृद्धि के बारे में सीखने में भी एक कटोरी में सिर्फ कपास बीज, आप मूंग के बीज या राई के बीज रख सकते हैं और फिर वे इसे पानी देते हैं। अगले हफ्ते यह थोड़ा बढ़ता है और फिर यह बढ़ता रहता है, और यह कुछ ऐसा है जो वे सीख सकते हैं। आप प्रकृति के माध्यम से कई सबक ले सकते हैं। ये वास्तव में उन्हें यह समझने में मदद करता है कि हमारा परमेश्वर कौन है, वह कितना सृष्टात्मक है कि उसने हर पत्ते को अलग बनाया है। एक भी पत्ता एक जैसा नहीं है। उसने कितने लाखों किस्म के सुंदर लेडीबग्स बनाए हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बनाने में मजा लिया। और आप फूलों को देखते हैं, आप रंगों के संयोजन को देखते हैं, आप बारीकाई को देखते हैं, और फिर भी ये फूल आज यहाँ हैं और कुछ दिनों में चले जाएंगे। परमेश्वर हमारी कितनी अधिक परवाह करते हैं। इसीलिए उन्हें प्रकृति से जुड़ने में मदद करना एक अच्छी बात है। यह टिकाऊ है क्योंकि प्रकृति हमारे चारों ओर है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये अलग-अलग चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि लोगों ने प्रकृति के साथ क्या किया है। यहाँ तक कि सिर्फ पंखुड़ियों और पत्तियों के साथ भी, कैसे उन्होंने विभिन्न मौसमों पर कुछ किया है, और बच्चों का जानवरों, पौधों के साथ जुड़ना उनके लिए एक प्यारी बात है। फिर आपके पास नाटक है। अब नाटक उस कहानी को उनके लिए जीवंत बना रहा है, और यह इसे वास्तविक बनाता है क्योंकि आप उन्हें भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप प्रत्येक बच्चे को उस कहानी में एक अलग अभिनेता के रूप में पेश करेंगे, और वे विशेष रूप से अपना हिस्सा याद रखेंगे। यह फिर से है, हमने संगीत के लिए सुनकर सीखने वालों, कला और शिल्प के लिए देखकर सीखने वालों, गतिज सीखने वालों, यानी ऐसे बच्चों के बारे में बात की जो हिलना डुलना पसंद करते हैं। उनके लिए नाटक आपके द्वारा उन्हें सिखाई जा रही चीजों में रुचि लेने का एक शानदार तरीका है। और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि वे बोलना सीखते हैं, कक्षा के सामने आते हैं, वे कुछ अभिनय करते हैं, और यह उन दोस्तों के बीच होता है जिन्हें वे जानते हैं। यह उन्हें संवाद करने में सक्षम होने का आत्मविश्वास देता है। फिर से यह टीम वर्क है क्योंकि उन्हें अपने अभिनेताओं, कहानी में अन्य अभिनेताओं, नाटक में एक साथ काम करना है, और यह एक टीम भावना का निर्माण कर रहा है, जो एक अच्छी बात है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम समुदाय में काम करें। और उसने हमें व्यक्तियों के रूप में नहीं बनाया, बल्कि उसने हमें परिवारों में बनाया, उसने हमें समुदायों में बनाया, और उन्हें संबंध बनाने में मदद करना, उन्हें दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए एक मज़ेदार तरीके से एक साथ काम करने में मदद करना वास्तव में उनकी मदद करता है।
इसलिए हम उन लोगों के साथ काम करना सीखते हैं जिनके साथ हम अन्यथा बातचीत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक नाटक में, एक खेल में, वे अपने विभिन्न प्रकार के दोस्तों, विभिन्न व्यक्तित्वों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आप उनके लिए भविष्य के लिए कुछ बना रहे हैं। यहाँ आप कुछ नाटक देख सकते हैं जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। तो नाटक के बाद अगला काम है आराम और शांति। अगर आपकी रविवार की कक्षा लंबे समय तक चलती है या आप उन्हें बाहर ले जाते हैं, तो कभी-कभी जब उन्हें बस थोड़ा आराम की ज़रूरत होती है, अगर वे बहुत शोर मचाते हैं और वे अनियंत्रित हो जाते हैं, तो आपको शायद यह कहना चाहिए, ठीक है, आप सभी बस 5 मिनट के लिए थोड़ा शांत और आराम करें। और यहाँ वे या तो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप उन्हें करने के लिए कहते हैं, या शायद बस एक शांत समय क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत है। बच्चों को बीच में उस ब्रेक की ज़रूरत होती है और आप पीछे कुछ छोटे खिलौने रख सकते हैं। अगर वे चाहें तो वे उनसे खेल सकते हैं, लेकिन चुपचाप ऐसा करें ताकि वे दूसरों को परेशान न करें। अगला चरण है सवाल पूछना। याद रखें, यह महत्वपूर्ण है कि वे याद रखें कि आप क्या कह रहे हैं, उन्हें पसंद आए, आप जो कह रहे हैं उसमें शामिल हों। तथ्यों को याद रखने से मदद मिलती है। आप खुलेआम सवाल पूछ सकते हैं, खास तौर पर जब हम मसीही विश्वास के बारे में बात कर रहे हों। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, और आप उन्हें सिर्फ तथ्य वाले सवाल नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनसे उनकी राय पूछने के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, या यह उनसे कैसे संबंधित है, दयालु होने की आपकी समझ का क्या मतलब है, क्षमा के बारे में आपकी समझ क्या है, और आप उन्हें यह कहने की अनुमति देते हैं कि वे इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा आप उनसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसमें आप उन्हें विकल्प दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप क्या करेंगे, क्या आप यह चुनेंगे या वह चुनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें बिल्कुल वही काम करना है, लेकिन आप उन्हें चीज़ें चुनने की क्षमता दे रहे हैं। और जब आप उनसे सवाल पूछते हैं, तो यह रचनात्मक सोच में भी मदद करता है, क्योंकि उन्हें सोचना पड़ता है कि जवाब क्या है। यह वास्तव में मस्तिष्क का व्यायाम करने का एक अच्छा तरीका है। अगला है मैनिपुलेटिव्स। इस उम्र के बच्चों को मैनिपुलेटिव्स की बहुत ज़रूरत होती है। आपके पास जो वस्तुएं हैं वे बहुत ही सरल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इससे उन्हें धारणाओं को समझने में मदद मिलती है। फिर से, यह उन किनेस्थेटिक शिक्षार्थियों के लिए एक बढ़िया तरीका है जो अपने हाथों से चीज़ें करना पसंद करते हैं। आपके पास ब्लॉक, बीन्स, पत्ते, पत्थर, मिट्टी जैसी सरल चीज़ें हो सकती हैं। इन सभी का इस्तेमाल उन्हें धारणाओं को समझने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। आप बच्चों को खेलते हुए और उनके खेलने में आनंद लेते हुए देख सकते हैं। अगला चरण अकेले रहने का है। अब यह वह समय है जब आप उनसे कह रहे हैं कि जो आपने उन्हें सिखाया है उसे आत्मसात करें, यानी उन्होंने जो सीखा है। उन्हें न केवल ढेर सारी गतिविधियां करने की जरूरत है और फिर कक्षा से भाग जाना चाहिए, बल्कि ऐसा समय भी चाहिए जब वे बैठकर सोचें कि उन्होंने क्या सीखा है। कुछ बातों, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के अपने उत्तरों के बारे में सोचना और देखें कि क्या उन्होंने समझा है। जब आप उन्हें करने के लिए कोई वर्कशीट या रंग भरने के लिए कुछ देते हैं, तो आपके पास विकल्प होता है, क्या यह बच्चा साझा कर रहा है या नहीं। उस पर रंग भरें जहां बच्चे साझा कर रहे हैं। यह उन्हें आपकी अवधारणा को समझने और अपने सोचने के तरीके में इसे बनाने में मदद करने के लिए अकेले समय देता है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो शर्मीले हैं, जो हर समय टीमों के साथ गतिविधि करना या किसी और के साथ गतिविधि करना पसंद नहीं करते हैं। यह उनके लिए अच्छा समय है। उनके पास ऐसा समय होता है जब वे स्वयं इसके बारे में सोचते हैं। या आप पहेलियाँ, वर्कशीट, चित्रकारी कर सकते हैं। ये सब अकेले समय बिताने में मदद करते हैं, या फिर आप कुछ किताबें भी पढ़ सकते हैं। अगला चरण है ब्रेनस्टॉर्मिंग। यह भी सच में मस्तिष्क के लिए एक अच्छा व्यायाम है जिसमें आप समूह चर्चा करते हैं। इससे उन्हें दूसरों की बात सुनने में मदद मिलती है। अपने छोटे से समूह में वे किसी चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और वे दूसरों की बातें भी सुन रहे हैं। आप प्रत्येक समूह में एक शिक्षक या एक अगुवा रख सकते हैं और आप उन्हें उस विषय पर बात करने में मदद कर सकते हैं जिस पर आप उनसे चर्चा करना चाहते हैं। इससे उन्हें सहयोग सीखने में मदद मिलती है क्योंकि वे दूसरों की बातें सुन रहे होते हैं। उन्हें सोचना होगा, ओह हाँ, यह ऐसा ही है, या कोई और कुछ कहता है।
नेता कह सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर विषय से भटक जाते हैं। आपको उन्हें वापस लाना होगा और कहना होगा, नहीं, हम ऐसे-ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वे आपको उन चीज़ों के बारे में बताना पसंद करते हैं जिनके साथ वे खेल रहे थे या वे बाहर गए थे, और आप उन्हें उस विषय पर विचार मंथन करने में मदद कर रहे हैं जिसके बारे में आप चाहते थे कि वे बात करें। अगला है स्पष्टीकरण। मुझे लगता है कि हर शिक्षक जानता है कि उसने पाठ को समझाना चाहिए। नियम यह है कि आपको दिए गए समय का 40% आप बोलते हैं, बच्चों को 60% बात करनी चाहिए, उन्हें गतिविधियां करनी चाहिए, उन्हें बातचीत करनी चाहिए। उनके लिए सीखने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए यह नहीं है कि शिक्षक कक्षा में ज्यादातर समय बात करे जैसा कि मैं कर रही हूँ। यह सीखने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन उन्हें उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और उन्हें 60% समय बात करनी चाहिए। फिर से, सुनकर सीखने वालों के लिए व्याख्या बहुत बढ़िया है। यह आंख से संपर्क बनाने, बच्चों को देखते रहने, उन्हें अपनी ओर देखने के लिए वापस लाने और इसे दिलचस्प बनाने में मदद करता है। जोड़ तोड़ का उपयोग करें। जब आप कुछ बता रहे हो तो अपनी आवाज बदलें, कर्कश आवाज, नरम आवाज, दृश्य सहायताएं, ये सब आपकी मुख्य कहानी या आपके मुख्य विषय को समझाने में मदद करते हैं। अगला विषय जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वह है दिखाओ और बताओ। जहाँ बच्चे अपने घर से स्कूल में कुछ लेकर आते हैं। तो मान लीजिए आपने बात की। अब मान लीजिए कि आपने किसी खास कहानी से जुड़ी किसी चीज के बारे में बात की है और उस कहानी में अलग अलग तत्व हैं। आप उनसे अगले हफ्ते पूछ सकते हैं, क्योंकि आप उस कहानी को जारी रख रहे हैं ताकि आप उनमें से कोई एक चीज ला सकें। मान लीजिए कि उनके पास 5 रोटियों और 2 मछलियों की कहानी है। आप कह रहे हैं कि अगली बार जब आप कुछ लेकर आएंगे तो हम साथ में खाना खाएंगे या साथ में खाना खाने का जश्न मनाएंगे और दिखाएंगे कि यीशु को लोगों को खाना खिलाना कितना पसंद था, ऐसा करना जरूरी था। तो वे घर से वह चीज़ लाते हैं और फिर वे जो लाए हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि उस छोटे लड़के के पास रोटी और मछली थी। आप अपनी छोटी सी चीज़ लाते हैं, लेकिन आप उसे अपने दोस्तों के साथ साझा कर पाएंगे और आप हमें बताएंगे कि आपको ये चीज़ क्यों पसंद है। तो उनके माता पिता के साथ मिलकर ये कहना कि मुझे अगले रविवार को स्कूल में कुछ ले जाना है और मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ, एक बढ़िया बात है। और ये उनकी अपनी चीज़ है जो वे अपने घर से लाए हैं, यह उनकी निजी चीज़ है, इसलिए उन्हें इस बारे में बात करने में मज़ा आएगा और फिर आप एक दूसरे से सीखेंगे। अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ें लेकर आए हैं, इसलिए वे एक दूसरे से सीख रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और बता सकते हैं। फिर दूसरी चीज है यात्राएं। ये मत भूलिए कि बच्चों को यात्राएं करना बहुत पसंद होता है। वे अपने माता पिता के साथ पार्क या सब्जी की दुकान या फलों की दुकान पर जा सकते हैं। लेकिन यह एक शक्तिशाली चीज है कि आप उनसे बात कर रहे हैं। आप उन्हें मछली घर में ले जा सकते हैं। आप उन्हें किसी मॉल में ले जा सकते हैं जहां खेलने के लिए खेल हैं, और बच्चे वास्तव में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जैसा कि आप सिर्फ रविवार की कक्षा में नहीं कर सकते। तो यह कुछ ऐसा है जिसे वे याद रखेंगे, उन्हें यह पसंद आएगा और वे इस सैर का आनंद लेंगे। इसलिए संडे स्कूल में साल में कम से कम 3 से 4 बार उन्हें कुछ माता पिता के साथ यात्रा पर ले जाने की कोशिश करें। लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मज़ेदार होगा और टीम वर्क का निर्माण करेगा, और कुछ ऐसा होगा जो आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं उससे संबंधित होगा। हो सकता है कि उस तिमाही में आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हों और आप उन्हें किसी ऐसी जगह पर ले जा रहे हों जो उस सीख को सुदृढ़ कर सके। लेकिन यदि आप उन्हें केवल खेल के मैदान में ले जा रहे हैं, या आप उन्हें ले जा रहे हैं और आप उन्हें साझा करना, एक दूसरे के प्रति दयालु होना, केवल अपने बारे में ही नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचना सिखा रहे हैं, तो आप उन्हें किसी ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहां वे आनंद ले सकें। ये अलग अलग यात्राएं हैं जिन पर बच्चे गए हैं और उन्हें फिर से याद करना न भूलते। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपने पाठ की शुरुआत में ही पाठ शुरू कर दिया, और फिर से याद करना महत्वपूर्ण है। हमने कहा कि आप पाठ की शुरुआत किसी कहानी से कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें उत्साहित करे, या कोई खेल, कुछ ऐसा जो उन्हें पाठ में खींचे। पाठ के अंत में यह एक महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कि वे याद की गई आयत को फिर से पढ़ें, वे उन मुख्य बिंदुओं को फिर से पढ़ें जो आप उन्हें सिखा रहे थे। इसलिए आप पिछले रविवार के पाठ से शुरू करें, और आपको आज के पाठ के फिर से याद करने के साथ समाप्त करना चाहिए, और इससे उन्हें याद रखने में मदद मिलेगी।
हर बार सवाल पूछते समय एक ही तरीके से ऐसा न करें। शायद आप इसे पहेली के साथ कर सकते हैं। आप गुब्बारे फुला सकते हैं और गुब्बारे में लिखे कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं को डाल सकते हैं और वे गुब्बारे को फोड़ सकते हैं और इसे खोल सकते हैं। और यदि वे पढ़ने के लिए बहुत छोटे हैं तो आप इसे उन्हें पढ़कर सुना सकते हैं, लेकिन मज़ेदार और दिलचस्प तरीके से संक्षेप में बताएं। तो बस इतना ही। धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह आपके लिए आशीर्वाद रहा होगा। परमेश्वर आपको आशीष दें।